जिसकी धमक गुनाह के गलियारे से लेकर सत्ता के गलियारे तक सुनाई देती थी। कोई उन्हें रॉबिन हुड जैसा नायक मानता था तो कोई अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में। उसी शहाबुद्दीन के बारे में जिसने महज 23 साल की उम्र में अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने के बाद लालू के M22 समीकरण का एक मोहरा बना। वो शहाबुद्दीन के बारे में जिसकी नॉमिनेशन में अक्सर लालू यादव दिखते थे और ये कहते हुए नजर आते थे कि शहाबुद्दीन मेरा छोटा भाई है। पहली बार किसी कैंडिडेट के नामांकन में खुद आए हैं क्या? पहली बार नहीं, मैं सब जगह जो भी समय मिला मैं जाता हूँ और इसलिए विशेष करके मैं आया हूँ कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हमारे पार्टी की मजबूत साथी है, हमारा छोटा भाई। उसके बाद वो सिवान से अपनी राजनीतिक खेती की शुरुआत करते हैं और अपने पावर और रसूख के दम पर सिवान के मसीहा बन जाते हैं। वो पुलिस और प्रशासन के समानांतर एक सरकार चलाने लगते हैं और जनता दरबार लगाते हैं, जहां लोगों की मदद करते हैं, झगड़े सुलझाते हैं और उसे न्याय देते हैं। उसकी ताकत को देखते हुए 1996 में लालू यादव पहली बार उसे लोकसभा का टिकट देते हैं। वो पहली बार चुनाव में उतरे और भारी मतों से विजय हासिल कर सांसद भवन पहुंच जाते हैं। उसके बाद एक ऐसी घटना होती है जिससे शहाबुद्दीन पूरे देश में कुख्यात बन जाता है। दरअसल बात यह थी कि जिस सिवान की धरती पर वो अपनी राजनीतिक फसल काट रहा था, वहीं का एक नौजवान नेता उसके और सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर गया था। उसका नाम था चंद्रशेखर। पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। वी हाइट पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। लॉकडाउन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। वी हाइट के प्रपोजल्स को जला दो, मिटा दो, जला दो, मिटा दो। लॉकडाउन स्कीम को जला दो, मिटा दो। उसके बाद उस नौजवान नेता की हत्या सिवान के जेपी चौक पर की जाती है। मेरा बेटा मेरे तड़प तड़प के उसको प्यारी माँ कह करके उसको प्राण निकला। बेटा मैं कितना, मैं तो आम जनता के बीच में कहती हूँ शहाबू मेरे बेटा को मरवाया है, जिसका आरोप शहाबुद्दीन के सर पर लगता है। लेकिन इसके बाद भी शहाबुद्दीन का कुछ नहीं बिगड़ता है, बल्कि वो अपनी राजनीतिक रसूख और पावर के दम पर सिवान के और बहुत बड़े मसीहा बनकर उभरते हैं। शहाबुद्दीन चुनाव जीतते गए और उनके अपराधों की फहरिस्त और लंबी होती चली गई। मोहम्मद शहाबुद्दीन की फोटो सिवान की हर दुकानों पर लगने लगी थी और पुलिस प्रमोशन के लिए साहब के पास हाजिरी लगाने के लिए आया करते थे। सिवान का कोई भी डॉक्टर 50 रुपया से ज़्यादा फी नहीं ले सकता था, क्योंकि ये साहिब का फरमान था। उसने सिवान के विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, सदर अस्पताल, आयुर्वेदिक कॉलेज, राजेंद्र स्टेडियम, एकता इंडोर स्टेडियम जैसी कई चीज अपने सांसद मदों से बनाई, जो आज भी सिवान के लिए गौरवान्वित है। लेकिन उसी शहाबुद्दीन के नाम गुनाह की एक ऐसी कहानी है जिसे लोग सुनकर आज भी कांप जाते हैं। वो है चंदा बाबू के 3 पुत्रों की हत्या, जिसमें चंदा बाबू के 2 पुत्रों को पहले तेजाब से नहलाया गया और उसके बाद उसे काट दिया गया, और इसका आरोप शहाबुद्दीन पर लगा, जो आगे चलकर साबित हुआ और शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शहाबुद्दीन की राजनीतिक रसूख का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब सितंबर 2016 में उसे भागलपुर जेल से रिहा किया गया था, तब उनके साथ उनके स्वागत के लिए 1300 गाड़ी पहुंची हुई थी और उसका स्वागत ऐसे हो रहा था मानो जेल से कोई नायक निकल कर आया हो। लेकिन नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की सरकार रहने के बावजूद भी शहाबुद्दीन जेल से निकलते ही नीतीश कुमार को परिस्थितियों की मुख्यमंत्री बता दिए। नीतीश कुमार, लालू यादव में दोनों में से कौन बेहतर पॉलिटिशियन आपको लगा? नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं, हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। और इसी निडरता का नाम था शहाबुद्दीन। खैर, ये बातें बीते दौर की थी, क्योंकि अब मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम शहाबुद्दीन हो गए हैं।
क्योंकि इस कोविड-19 की दौर ने उसे भी अपने अंदर समो लिया। शहाबुद्दीन चंदा बाबू के बेटे की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे और उसी दौरान उसे कोविड होता है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में वो अपनी आखिरी सांस गिनते हैं और सिवान समेत पूरे भारत को अलविदा कह देते हैं।